Good morning, students. How are you? I hope you are quite well. Today, we are here to know the figures of speech. What is figures of speech? फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं इसको हमको समझना है। फिगर्स ऑफ स्पीच माना होता है अलंकार, इसे हिंदी में अलंकरण कहते हैं। अलंकरण में किसी को सजाने की बात होती है। कोई भी साहित्य जब उसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग कर देते तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच माना होता है कि किस तरह से हम किसी भी काव्य को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। काव्य की जो ऑर्डनरी वर्ड्स हैं उन ऑर्डनरी वर्ड्स के अंदर हम किस तरह से नया भाव ला सकते हैं, किस तरह से उसकी रोचकता को हम रिदम के माध्यम से, मीटर के माध्यम से ला सकते हैं, उसी को हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार हमारे पास होते हैं इंटरमीडिएट कोर्स में अलंकार हमारे पास 7 होते हैं और उस 7 में पहला अलंकार है सिमिली। फिगर्स ऑफ स्पीच। ये हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच रूल। अब इसको जो परिभाषा है वो मैं अंग्रेजी हिंदी में समझा चुका हूं, अंग्रेजी में लिख देता हूं, इसको हम समझ सकते हैं इंग्लिश के माध्यम से। ए फिगर ऑफ स्पीच is a variation figures of speech is the derivation from the ordinary use of words, in order to increase increase their effectiveness
तो मुख्य रूप से हमको क्या समझना है, ये जो डेविएशन है, डेविएशन माने झुकाव या लगाव या विचलन, किसका, फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स, जो ऑर्डिनरी यूज है, जो सामान्य शब्दों का जो सामान्य प्रयोग होता है, उनका जो विचलन होता है, काहे के लिए, टू इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, देयर इफेक्टिवनेस, उनकी इफेक्टिवनेस को, उनके प्रभाव, उनकी जो उनका जो प्रभाव है, उनके प्रति जो आकर्षण है लोगों का, उस चीज को बढ़ाने के लिए जो सामान्य शब्द होते हैं, जो ऑर्डिनरी शब्द होते हैं, उनमें जो डेविएशन होता है, उनमें जो विचलन होता है, उनमें जो झुकाव होता है, उसी को हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब फिगर्स ऑफ स्पीच में पहला फिगर्स ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली, और सिमिली को हम हिंदी बोलते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। अब सिमिली क्या होता है, सिमिली में जब दो अलग अलग वस्तुएं हैं, दो अलग अलग वस्तुएं हो और उनमें कम से कम एक लक्षण समान हो, दो अलग अलग वस्तुएं और एक गुण समान हो, तो उसको हम सिमिली कहते हैं, ठीक है ना। तो सिमिली या कंपैरिजन सिमिली इज ए कंपैरिजन between comparison to unlike object, two unlike objects, unlike असमान, दो असमान वस्तुएं, समान वस्तु की तुलना नहीं होगी, मनुष्य और मनुष्य की तुलना में नहीं होगा, मेघ मेघ की तुलना में नहीं होगा, कुर्सी कुर्सी की तुलना में नहीं होगा, माने अनलाइक ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, दो असमान वस्तु होनी चाहिए, और दो जो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तुलना होने आवश्यक है, विच है at least which है at least one point in common, one point in common,
माने एक बिंदु या एक बार, दोनों अलग अलग वस्तु हैं, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनमें एक बात एटलीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए, एक बिंदु ऐसा होना चाहिए, एक बात ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन हो, जो दोनों में समान हो। और दोनों में समान के साथ साथ दोनों में एक चीज बराबर होनी चाहिए, और उसके साथ ही द वर्ड्स एज लाइक so LSO are used for comparison. Comparison simply the comparison between two unlike objects. दो unlike objects, दो असमान ऑब्जेक्ट्स, और उनमें आपस में किसी की तुलना, एटलीस्ट और कम से कम एक बिंदु उनका समान हो, कम से कम एक तरफ से वो समान हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसको सिंपली बोलेंगे। और दूसरी खूबी उसकी यही है, द वर्ड्स एज लाइक सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। जो वर्ड्स, जो शब्द हैं एज लाइक सो, ये तुलना के रूप में उसमें प्रयुक्त होते हैं, उसको हम सिंपली बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल है उसका, लाइफ इज like a dream, और एक और करते हैं, दूसरा उदाहरण उसका, I wondered lonely as a cloud. Now you have to understand, life is like a dream. Life and dream, these two are different objects. जीवन और ड्रीम क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, और इसकी तुलना कर रखी उसने लाइफ से। जीवन क्या है, ड्रीम की तरह से, स्वप्न की तरह से है, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की तुलना है, और लाइफ का प्रयोग होता है, तो इसके माने ये सिंपली, आई वंडर लोनली एट क्लाउड, आई एंड क्लाउड, ये दो चीजें हैं, मैं और बादल वंडर कर रहे, घूम रहे, विचरण कर रहे, भटक रहे। वंडर वंडर भटकना, विचरण करना। कैसे? लोनली, बिल्कुल अलग, एकांत। जैसे क्लाउड होता है, बादल की तरह से मैं एकांत में भटक रहा, घूम रहा हूं, मैं सिवली का प्रयोग हो गया, एस का प्रयोग हुआ है, दो अलग अलग वस्तुएं हैं, आई और क्लाउड, और तुलना हो रखी इसकी, इसलिए इसको हम सिवली बोलेंगे। अब आता है नंबर 2, मेटाफर।
मेटाफर को बोलते हैं रूपक अलंकार, इसको रूपक बोलते हैं। हिंदी में आपको देखा रूपक। In metaphor, in metaphor, the things compared the things compared are treated as one or the same thing. The same thing. The comparative words as like so, as like so are not used. अब इसको आपको समझना है क्या है। In metaphor, the things compared are treated, मतलब जिन वस्तु को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर वही है, दो अलग वस्तु की तुलना हुई, उनको हम तुलना नहीं करते। अब उनको हम सीधे सीधे मान लेते हैं। अब तक हम क्या करते थे समझ में कि हम उसको उसके समान मान लेते, अब समान नहीं है, अब वो वस्तु दूसरे के समान नहीं है, बल्कि वही उसको ट्रीटेड एज वन और एज द सेम थिंग। और दूसरी बात है द कंपैरिजन वर्ड्स एज लाइक सो आर नॉट यूज्ड। और जो कंपैरिजन वर्ड्स हैं, जो तुलनात्मक शब्द हैं, जो तुलना करने वाले शब्द हैं, जो एज लाइक सो वाले शब्द हैं, इन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद इसका एक उदाहरण देते हैं। Life is a dream. Yes. Life is a dream. अब तक क्या था, जो सिंपलिफिकेशन हमने क्या किया था, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन सपने की तरह से।
लेकिन अब हमने क्या कर दिया, लाइफ इज लाइफ, लाइफ इज ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ को हमने सीधे सीधे स्वप्न मान लिया। ये क्या हो गया, मेटाफोर हो गया। और लाइफ कर देंगे तो हो जाता सिमिली, और लाइफ हटा दिया तो हो गया मेटाफोर। दूसरा, राणा प्रताप इज द लॉयल, राणा प्रताप is a loyal in battlefield. Battlefield. अब यहां क्या रख दिया, राणा प्रताप का लॉयल, राणा प्रताप शेर के समान नहीं है, राणा प्रताप ऐसे लॉयल, सिंपली राणा प्रताप इज ए लॉयल, राणा प्रताप अपने शेर मालूम है, राणा प्रताप खुद में एक शेर है, इसलिए हो गया मेटाफोर। अब उसके बाद नंबर 3, तीसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वाला होता है मानवीकरण, और मानवीकरण जहां पर हम किसी को मनुष्य बना देते हैं, तो इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इन पर्सोनिफिकेशन lifeless objects और abstract ideas, abstract भाववाचक, जो केवल भाव को दर्शाने वाले होते हैं, are represented as a living beings, बस इतना ध्यान देना है। इसमें सबसे आसान है लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, जो निर्जीव, जिस पर जीवन नहीं है, या फिर जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो केवल भाव मात्र हैं, ऐसे वस्तुओं को, ऐसी चीजों को हम लिविंग मान लेते हैं, सजीव मान लेते हैं, जीवित मान लेते हैं, और जब जीवन मान लेते हैं उसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, दूसरा एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। देखिए एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव, और अनुभव क्या है, विचार है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ऐसे लव क्या है, प्यार क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। लेकिन इसको हम क्या मानते हैं, ब्लाइंड। और ब्लाइंड कौन होता है, जो सजीव होता है। तो जो सजीव वस्तुएं हैं, सजीव जो मृत वस्तुएं हैं, उनको हम सजीव मान लेते हैं, या जो हमारा भाव है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, उनको हम क्या मान लेते हैं, सजीव मान लेते हैं। उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नंबर 4,
एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी माने संबोधन। संबोधन, संबोधन जहां पर हम किसी को संबोधित करते हैं। एपोस्ट्रोफी is an apostrophe is a direct address direct address to the dead or abstract ideas। जो पर्सोनिफिकेशन था लगभग वही है। यहां क्या है, जो डेड ऑब्जेक्ट्स, जो मरी हुई वस्तुएं हैं, जो केवल भाव मात्र नहीं, उनको हम सीधे सीधे आवाज दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। जैसे ओ डेड वेयर इज दाई स्टिंग, एच ओ डेड where is thy sting। Where is thy sting? अब वो डेथ, डेथ क्या है, डेथ को हम आवाज दे रहे, ओ डेथ, अरे मृत्यु। ऐसे ही ओ कैपिटल माई कैपिटल, ओ कैपिटल माई कैपिटल, ओ कैपिटल माई कैपिटल, ये हो गया एपोस्ट्रोफी। उसके बाद आता है नंबर 5 ऑक्सीमोरन। आंसर आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल, हाइपरबोल अपने आप में लगता है हाई, पर उसके ऊपर बोल और वहां से बोल, माने अपनी कोई भी बात है, उस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया, उसको हम हाइपरबोल बोलेंगे। इन हाइपरबोल in hyperbole objects are shown objects are shown सोल, सोल मतलब दर्शाया जाना, दिखाया जाना, बताया जाना,
मोर और लेस, मोर और लेस, कम या ज्यादा, मोर में बहुत ज्यादा और लेस माने कम, बहुत ज्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए। देन really, माने हाइपरबोल ऑब्जेक्ट्स, इन हाइपरबोल जो हाइपरबोल होते हैं उसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो या तो उसको बहुत ज्यादा बड़ा करके या बहुत ज्यादा लेस करके उसको हम शो कर देते हैं, उसी को हम हाइपरबोल बोल देते हैं या अतिशयोक्ति बोल देते हैं, वास्तविकता से बड़ा बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला, सी वेट ओशंस ऑफ ईयर्स, oceans of years, oceans of years, ocean माने समुद्र, years ना आंसू, वो इतना रोई कि समुद्र भर गया, संभव हो नहीं सकता, लेकिन क्या है आवश्यकता से बहुत ज्यादा हमने बढ़ा दिया है, उसको बोलते हैं हाइपरबोल। Linda smiled and all the world is green, ये शेक्सपियर का कहा है, शेक्सपियर की हीरोइन है। Linda smiled and all the world gay। अब ये ग्लेंडा क्या है, ग्लेंडा शेक्सपियर की हीरोइन है, तो शेक्सपियर ने इसको इतना सुंदर बता दिया कि ग्लेंडा स्माइल, ग्लेंडा मुस्कुराई, एंड ऑल द वर्ल्ड, और सारी की सारी जो दुनिया है वो दुनिया गे हो गई, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। संभव नहीं है। अब आता है नंबर 6, और छठे नंबर पर हमारा आता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन नाम होता है विरोधाभास, विरोधाभास पर जहां पर दो विपरीत वस्तुएं होंगी, दो अलग अलग वस्तुएं होंगी। इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट वर्ड्स आर डिस्क्राइब्ड इन oxymoron, two opposite words, two opposite words are used in a
सेंटेंस माने किसी एक कोई भी एक वाक्य और उस एक वाक्य में दो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द प्रयुक्त हुए हों, उनको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट। अब देखिए, बिटर माने कड़वा और स्वीट माने मीठ। कड़वा और मीठा दो ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के उल्टे हैं। जब दो शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं और किसी एक वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीमोरन बोलते हैं। दूसरा है उदाहरण, रवि इज इनोसेंट क्रिमिनल। पहला और दूसरा, रवि इज इनोसेंट क्रिमिनल। इनोसेंट क्रिमिनल, अब क्या है, इनोसेंट भी है और क्रिमिनल भी, दोनों एक साथ हो नहीं सकते। जो इनोसेंट होगा वो क्रिमिनल नहीं हो सकता। लेकिन पद्य की भाषा में हमने इसको क्या कर दिया कि एक साथ जोड़कर दो विपरीत अर्थों को, इससे इसको हम बोलेंगे ऑक्सीमोरन। और इसके साथ में स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं लास्ट नंबर 7 पर। और सातवां है हमारा ओनोमाटोपोइया। ओनोमाटोपोइया, ओनोमाटोपोइया। अब ओनोमाटोपोइया क्या है, जहां पर किसी शब्द के आधार पर कोई शब्द निकला, शब्द के आधार पर हमें जानने की किसका शब्द है, ये कौन हो सकता है। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच माने इस ओनोमाटोपोइया में साउंड कैन सजेस्ट only sound can suggest the sense। जो साउंड होगा तो आवाज से हमको एहसास हो जाएगा कि ये कौन सी वस्तु है। जैसे द स्नेक इज हिजिंग, हिसिंग शब्द है, हिसिंग से आपको पता चल गया मुस्कान ना, मुस्कान से पता चल गया स्नेक। और दूसरा द कैट्स व्यू,
such as मीऊ। और बिल्ली का क्या है? म्यू। म्यू मतलब म्याऊ। बिल्ली जब म्याऊ कर रही है उससे पता चल गया मीऊ। तो यहाँ क्या है? साउंड सजेस्ट कर देता है, साउंड से एहसास हो जाता है कि ये चीज ये हो सकती है। धन्यवाद। इसके साथ ही आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मोदी के मंत्र को अपनाइए और जीवन बचाइए। धन्यवाद।